हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए बेटा, आगे की क्लास को आप कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा। एक बार उसको फास्ट 2 मिनट का रिकैप करते हैं, फिर इसके बाद आगे की बातें देखेंगे। देखिएगा, देखिए बेटा, फर्स्ट क्लास में मैंने बात करी थी कि हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए दो टाइप्स के कैपिटल यूज करते हैं। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने बताया, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो रनिंग कैपिटल की जरूरत होती है, वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। इसके बाद देखो, मैंने बात करी थी बेटा कि वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस के लिए एक अप्रोप्रिएट मैनर में रिक्वायर्ड होती है, ना तो ज्यादा ना कम। अगर आप ज्यादा वर्किंग कैपिटल बेटा मेंटेन करते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप वर्किंग कैपिटल मेंटेन करेंगे वो एक प्रकार से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने मेंटेन किया है, उसको कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते तो कुछ ना कुछ रिटर्न कमाते, जो कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट मेंटेन करने के कारण से नहीं कमा पा रहे हैं। और बेटा, अगर आप अप्रोप्रिएट मैनर से कम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं, अगर आप अप्रोप्रिएट मैनर से कम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी सफर होगी, डिले होगी। तो उस अप्रोप्रिएट मैनर में ही वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन बनानी है जितनी रिक्वायर्ड है। इसके बाद देखिए, मैंने बात करी बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने बताया वर्किंग कैपिटल बेटा दो टाइप्स की होती है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक मैंने बताई नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट्स जो कि बिजनेस में इन्वेस्टेड होते हैं और विद इन अ ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मैंने सेकंड बात करी थी नेट वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब करंट असेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, ऐसी लायबिलिटी जो कि विद इन अ ईयर आपके पास आ सकती है, उसको आप माइनस कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए बेटा, मैंने बात करी नेक्स्ट कि वो अप्रोप्रिएट मैनर जो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। तो बेटा, अप्रोप्रिएट मैनर में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के दो तरीके बताए गए हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं? मेथड नंबर 1 ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, और दूसरा मैंने आपको बताया था फोरकास्टिंग या ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले बेटा मैंने स्टार्ट किया था मेथड नंबर 1 ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। देखिएगा, देखिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में सबसे पहले बेटा हम लोगों ने बात करी ऑपरेटिंग साइकिल की। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मीनिंग है बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल मैंने बताई, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है प्रोडक्शन साइकिल, जो कि स्टार्ट होती है परचेस ऑफ मटेरियल से और एंड होती है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से। देखिएगा, इस ऑपरेटिंग साइकिल को मैंने तीन अलग अलग बिजनेस कंसर्न को लेकर के आपको बताया था। एक मैंने बताई सबसे पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ऑपरेटिंग साइकिल किसे बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जो भी कैश आपके पास है, सबसे पहले आप इससे रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, फिर ये रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए आप फैक्ट्री में भेजते हैं। उस पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद वो मटेरियल फिनिश गुड्स बन जाता है और वो ट्रांसफर कर दिया जाता है वेयर हाउस में। फिर इसके बाद ये मटेरियल जो है मार्केट में बिकने के लिए जाता है। जब ये बिकने के लिए जाता है तो बेटा दो प्रकार की कंडीशंस होती है, या तो मटेरियल डायरेक्टली कैश में बिक जाएगा, फिनिश गुड्स आपका डायरेक्टली कैश में बिक जाएगा, या वो कस्टमर को उधार में बेच दिया जाएगा। अगर कस्टमर को उधार में बेचा गया है तो कुछ टाइम पीरियड आपका और लगता है, उसके बाद आपको वो कलेक्शन रिसीव होता है। तो बेटा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेकर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग साइकिल किसे बोलते हैं? यहां पर रॉ मटेरियल परचेस करने से लेकर के आपकी प्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट होती है, और फाइनली जब अमाउंट डेटर से कलेक्ट कर लिया जाता है तब आपकी प्रोडक्शन साइकिल एंड हो जाती है। इसके बाद बेटा मैंने दूसरी बात करी थी ट्रेडिंग कंसर्न को लेकर के। ट्रेडिंग कंसर्न में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं बनती। यहां पर क्या 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 किया जाता है,
कैश से मटेरियल को परचेस करते हैं, स्टॉक परचेस करते हैं डायरेक्टली, और उसको या तो कैश में बेचते हैं या क्रेडिट में बेचते हैं। अगर क्रेडिट में बेचा है तो बेटा कुछ टाइम पीरियड लगेगा, उसके बाद आपको कलेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया था बेटा फाइनेंशियल कंसर्न के बारे में। फाइनेंशियल कंसर्न का मतलब जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग सेक्टर से आप इसको समझ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, कैश को कस्टमर को लोन के रूप में देता है, और वो लोन जो है कस्टमर कुछ टाइम के बाद उसका रीपेमेंट कर देते हैं। तो ये फाइनेंशियल कंसर्न के लिए मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल बताई। लेकिन बेटा इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लेकर के समझना है कि ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे हम रन करवाएंगे और उसके लिए वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिएगा बेटा, अब इसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर लिखेंगे बी। ए पॉइंट मैंने करवा दिया था आपको, इसके बाद आप लिखेंगे पॉइंट नंबर बी। लिखिएगा, द पीरियड in which this operating cycle complete is known as operating cycle period। जितने भी टाइम पीरियड में बेटा ये ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होती है वो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाती है। तो बेटा अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का क्या मतलब है, यानी ये पीरियड कैलकुलेशन की कैसे जाती है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा बेटा उस प्रोडक्शन साइकिल की अलग अलग स्टेजेस पर ब्लॉक रहता है, वो पीरियड कैलकुलेशन सबसे पहले हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिएगा ध्यान से, तो अब आप लिखेंगे पॉइंट नंबर सी, हाउ टू एस्टिमेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देखिएगा, चलिए बेटा अब हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में पीरियड का क्या मतलब है। बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात को सुनिएगा। देखिए बेटा मैंने यहां पर आपके सामने 3 डायग्राम लिए हैं। एक तो है यहां पर सप्लायर, प्रैक्टिकली मैं आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने बनाया है बेटा रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट, मतलब कोई भी मटेरियल अगर आप परचेस करते हैं तो वो यहां लाकर जो है वो रखा जाता है, और ये मैंने आपको बनाई है फैक्ट्री। देखिएगा ध्यान से, अब मान लीजिए बेटा मैंने सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 50,000 रुपए का मटेरियल आपने सप्लायर से परचेस किया है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपने 50,000 का रॉ मटेरियल जो है वो सप्लायर से परचेस किया है। अब ये रॉ मटेरियल जो है 50,000 का मटेरियल बेटा स्टोर डिपार्टमेंट में लाके रख दिया गया। अब इसमें से कुछ मटेरियल जो है वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा कहां पर, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मान लीजिए मैं रिक्वायरमेंट बोलता हूं कि 5,000 रुपए पर डे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। यानी एक दिन में 5,000 का मटेरियल पर प्रोसेसिंग की जाती है कहां पर, फैक्ट्री में। तो अब मेरा सवाल यह है कि वो रॉ मटेरियल जो 50,000 का अपने सप्लायर से परचेस किया है वो कितने टाइम पीरियड तक पैसा रॉ मटेरियल के रूप में स्टोर डिपार्टमेंट में ब्लॉक रहेगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपने बेटा 50,000 का मटेरियल परचेस किया और 5,000 रुपए का मटेरियल पर डे जो है वो प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में जाता है। तो मैंने इसको डिवाइड दे दिया 5,000 से। इसका मतलब कुल मिला के 10 दिन का समय लगेगा
10 दिन तक आपका पैसा जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर ब्लॉक रहेगा। इसके बाद वो सारा रॉ मटेरियल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? फैक्ट्री के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 10 दिन की जो पीरियड कैलकुलेशन बेटा मैंने आपको बताई, ये रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कहलाता है, यानी रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में 10 दिन तक रहता है। तो 10 दिन तक आपका पैसा स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर एज अ रॉ मटेरियल ब्लॉक हो गया। अब ये मटेरियल बेटा कहां जाएगा? फैक्ट्री में। अब मैं बात करता हूं, देखें फैक्ट्री की, सुनिएगा ध्यान से। फैक्ट्री में मान लीजिए मैंने बोला प्रोसेसिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, 40,000 रुपए के मटेरियल पर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 40,000 के मटेरियल पर प्रोसेसिंग होती है, और मैंने कहा फैक्ट्री के अंदर पर डे जो काम होता है वो 2,000 रुपए के मटेरियल पर डे प्रोसेसिंग की जाती है। पर डे 2,000 रुपए के मटेरियल पर प्रोसेसिंग की जाती है। तो देखो, जब WIP एज अ WIP वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल फैक्ट्री के अंदर जाता है, तो फैक्ट्री में दो प्रकार के मेनली खर्चे यहां पर इंकर्ड किए जाते हैं। इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगी? लेबर। तो एक तो आपके लेबर चार्जेस लगेंगे, इसके अलावा फैक्ट्री को चलाने का कोई एक्स्ट्रा खर्चा, या मैं इसको अदर एक्सपेंसेस को बोल देता हूं ओवरहेड, कुछ ना कुछ खर्चे तो लगेंगे। तो इस प्रोसेसिंग करने में मैंने बोला पर डे 2,000 रुपए के मटेरियल पर प्रोसेसिंग होती है। तो इस 40,000 के मटेरियल पर प्रोसेसिंग होने में बेटा कितना टाइम लगेगा? तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4,000 को डिवाइड दे दोगे आप 2,000 से, इसका मतलब 20 दिन का टाइम पीरियड आपका प्रोसेसिंग के अंदर लगेगा। यानी 20 दिन तक आपका वो रॉ मटेरियल एज अ WIP पार्ट फैक्ट्री के अंदर ब्लॉक रहेगा, और 20 दिन के बाद वो फिनिश गुड्स कन्वर्ट होकर के वेयर हाउस में चले जाएंगे एज अ फिनिश गुड्स। तो बेटा ये मैं केवल एक जनरल बात आपको बताई है कि पीरियड कैलकुलेशन अलग अलग स्टेजेस पर किस तरीके से बनेगी। अब मैं इसकी डिटेल कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कि अलग अलग स्टेजेस पर आपको पीरियड कैलकुलेशन कैसे बनानी है। तो एक बार इस एग्जाम्पल को दोबारा से देख लेते हैं, जो बात मैंने बताई। मैंने आपको बताया बेटा सप्लायर से मैंने 50,000 रुपए का मटेरियल परचेज किया, जो कि स्टोर डिपार्टमेंट में लाके रख दिया गया। अब जैसे जैसे फैक्ट्री में डिमांड आती है, उस हिसाब से मैं मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफर करता हूं। मान लीजिए मैंने बोला एक दिन पे 5,000 रुपए के मटेरियल पर प्रोसेसिंग की जाएगी, तो 5,000 का मटेरियल कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? फैक्ट्री में। तो इस तरह से वो जो रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में रखा गया है, उसको ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा? तो आपने बेटा 50,000 के मटेरियल को डिवाइड दे दिया 5,000 से, इसका मतलब 10 दिन का समय लगेगा वो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में जाने तक। तो 10 दिन तक आपका पैसा जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में फैक्ट्री रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में ब्लॉक रहेगा। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्री की। फैक्ट्री में मान लीजिए मैंने बोला 40,000 के मटेरियल पे प्रोसेसिंग की जाती है, और एक दिन में 2,000 रुपए के मटेरियल पे ही प्रोसेसिंग हो सकती है। इसका मतलब उस 40,000 के मटेरियल पे प्रोसेसिंग होने में कितना टाइम लगेगा? बड़ी जनरल सी बात है, 40,000 का मटेरियल पे प्रोसेसिंग होनी है, 2,000 रुपए के मटेरियल पर डे प्रोसेसिंग होती है। इसका मतलब कुल मिला के 20 दिन का समय आपको लगेगा उस मटेरियल पर कंप्लीट प्रोसेसिंग होने में। तो 20 दिन तक आपका पैसा फैक्ट्री के अंदर क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। अब चलिए बेटा आगे बात करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। चलिए बेटा देखेंगे अब आगे। अब देखिए बेटा, मैं आपको पीरियड कैलकुलेशन बता रहा हूं कि अलग अलग प्रोडक्शन स्टेजेस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे, एक बड़ा सिंपल सा पहले तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं। OC बराबर होता है R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस का C। क्या मतलब है देखते हैं। देखिएगा यहां पर लिखेंगे वेयर OC का मतलब है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, R का मतलब है
रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इसी प्रकार W का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड। F का मतलब है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। D का मतलब है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। और C का मतलब है बेटा यहां पर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। सबसे पहले तो देखो इस फॉर्मूले को, एक सेकेंड, मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। आर का मतलब बेटा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कि रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में कितने टाइम तक रहता है। WIP स्टोरेज पीरियड, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, फैक्ट्री के अंदर कितने टाइम तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है। फिर आप इसमें ऐड करेंगे फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, एज अ फिनिश गुड्स स्टोर डिपार्टमेंट में कितने टाइम तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है। फिर जब ये कस्टमर को बिकने के लिए जाता है तो कस्टमर के पास कलेक्शन आने में कितना टाइम लगता है, यानी कि कस्टमर के पास कितने टाइम पीरियड तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, इसको आप जोड़ देंगे। इसमें से बेटा माइनस किया है मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। बेटा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को माइनस क्यों किया, क्योंकि ये सप्लायर से जब हम उधार माल परचेस करते हैं तो सप्लायर इस केस में हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। अब जब सप्लायर से पेमेंट आएगा तो उसका पेमेंट हम लोग डिले करते हैं, क्योंकि जब भी हम सप्लायर से मटेरियल परचेस करते हैं तो इस शर्त पे करते हैं या तो हम आपको 15 दिन का डिले पेमेंट करेंगे, या हम आपको 1 महीने का डिले पेमेंट करेंगे, या 2 महीने का डिले पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड ऑलवेज ज्यादातर केसेस में उसका डिले पेमेंट किया जाता है। तो डिले पेमेंट करने के कारण से उस प्रोसेस के अंदर आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता है। तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां पर जब आप क्रेडिटर से रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं क्रेडिट बेसिस पर, तब उसको आप डिले पेमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखें अब आगे। अब देखिए बेटा एक एक कैलकुलेशन पार्ट को हम लोग यहां पे देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड की कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। देखिएगा, लिखेंगे इट मींस द एवरेज पीरियड हाँ जी, इट मींस द एवरेज पीरियड ड्यूरिंग विच raw material are kept in store। ये बेटा वो पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए रॉ मटेरियल जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट में रखा जाता है। कैलकुलेशन कैसे बनेगी ध्यान से देखिएगा। तो इसमें लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। सबसे पहले तो बात करते हैं सब एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का क्या मतलब है। तो देखिएगा
एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे? तो इसमें लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। इसी प्रकार बात करते हैं एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। इसकी कैलकुलेशन कैसे बनेगी? तो इसमें लिख लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय 365। अगर मुझे पर डे का कंजम्पशन निकालना है कितना हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर टोटल कंजम्पशन को मैं डिवाइड दे दूंगा 365 से, तो पर डे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं, एक और बात कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे। तो अब आप लिखेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो ये कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें से बेटा लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब देख लें ध्यान से, इस फॉर्मूले को बेटा एक रूप में और तरीके से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर वाले पार्ट में बेटा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, और एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे की जगह पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्या, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, और ये जो 365 से डिवाइड दिया है ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई से। तो ये कैलकुलेशन बेटा आपकी बन गई कि कितने टाइम पीरियड तक आपका पैसा एज अ रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर ब्लॉक रहता है। इसके बाद देखिए बेटा बात करते हैं सेकंड कैलकुलेशन। देखिएगा दूसरा पॉइंट ये है वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड। देखिएगा इसका क्या मतलब है, लिखेंगे इट इज द टाइम गैप between issue of material and production of finished goods। WIP स्टोरेज पीरियड बेटा क्या कहलाता है, जब आप फैक्ट्री के अंदर मटेरियल इशू करते हैं तब से लेकर के जब वो मटेरियल फाइनल गुड्स बन करके बाहर निकलता है तब तक का जो पीरियड होता है वो WIP स्टोरेज पीरियड कहलाता है। चलिए अब कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्टॉक ऑफ WIP की। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड कैलकुलेशन एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे
कैसे निकालेंगे? तो इसमें लिखेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय 365। तो ये पर डे की क्या आ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट, या इसको बोल सकते हैं आप फैक्ट्री कॉस्ट। अब बात करते हैं बेटा फैक्ट्री कॉस्ट का क्या मतलब है। तो लिखेंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो देखिएगा ध्यान से, मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, और इसमें एडजस्टमेंट करेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का। बस ध्यान यहां पर यह रखना है कि डेप्रीसिएशन पार्ट को शामिल नहीं करना है, तो मैंने लिख दिया यहां पर एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ध्यान से देख लेंगे। देखिए बेटा डेप्रीसिएशन को शामिल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डेप्रीसिएशन की वजह से कोई पैसा ब्लॉक नहीं होता। हमको तो सिर्फ ये देखना है कि एक्चुअल कितनी कॉस्ट आपकी उस प्रोडक्शन साइकिल में ब्लॉक होती है। जितना अमाउंट आपका उस प्रोडक्शन साइकिल में ब्लॉक होगा उतना ही हमें वर्किंग कैपिटल के रूप में रिक्वायर्ड होगा। तो एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन का मतलब हो गया डेप्रीसिएशन की वजह से कोई पैसा ब्लॉक नहीं होता है, इसलिए उसको कैलकुलेशन का पार्ट नहीं मानना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए बात कर रहा हूं मैं थर्ड पॉइंट। अब जब मान लीजिए फैक्ट्री में माल कंप्लीट बन गया तो ये बन करके कहां जाएगा? वेयर हाउस के अंदर एज अ फिनिश गुड्स। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। तो इसमें लिखिएगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसको बेटा डिवाइड दे देंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो इसमें लिख लें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय 2। और एक बात कर लेते हैं कि एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे कैसे निकालेंगे। तो इसमें लिख लें टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 365। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है। तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसमें फैक्ट्री कॉस्ट आपने निकाल ली थी, उसमें आप एडजस्टमेंट करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। अब यहां पर बेटा एक बात नोट के रूप में लिखना, देखो लिखेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन overhead, selling and distribution overhead are not included। देख लीजिएगा
देख लीजिएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन बेटा फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर केवल आपको एडजस्टमेंट करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। अगर आप बेटा कॉस्ट शीट देखते हैं तो कॉस्ट शीट में फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जोड़ा जाता है, उसके बाद ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन बनाई जाती है। लेकिन मैंने यहां पे नोट में आपको लिखवाया कि साहब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी खर्चा अगर दे रखा है तो उसको शामिल नहीं करना है। इसका कारण क्या है? जब बेटा फैक्ट्री में माल बनकर के तैयार होता है तो वह एज अ फिनिश गुड्स जब वेयर हाउस में रखा जाता है तो आपको देखना यह है कि उस फिनिश गुड्स के अंदर कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितनी कॉस्ट आपकी जेब से लग चुकी है। तो बेटा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हम यहां पर शामिल नहीं करते, क्योंकि वो पार्ट हमको यहां पर काउंट नहीं करना होता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। अब जब ये फिनिश गुड्स बेटा मार्केट में बिकने के लिए जाएगा तब इसके ऊपर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा शामिल किया जाएगा, ठीक है, पर पहले नहीं करना है, ठीक है। चलिए मेरी बात क्लियर है, अब आगे बात करते हैं। अब ये कस्टमर को बेटा बिकने के लिए जाएगा, तो अब मान लीजिए मैंने बोला ये मटेरियल उधार में बिकता है, तो डेटर्स के पास जाकर के पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो अब आप कैलकुलेशन बनाएंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड, देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे, क्रेडिट सेल्स पर डे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एवरेज डेटर्स की। एवरेज डेटर्स का मतलब हो गया ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। और एक और बात कर लेते हैं, क्रेडिट सेल्स पर डे कैसे निकालेंगे। तो आप लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 365, ये पर डे आपकी क्रेडिट सेल आ गई। इसके बाद बेटा आखिरी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट लिखेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इसमें लिखेंगे एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन की। तो ये निकालेंगे हम ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। और एक छोटी सी मिस्टेक बेटा मैंने यहां पर कर दी है, ये क्रेडिट सेल्स नहीं आएगी, ये क्रेडिट परचेस आएगी। क्योंकि क्रेडिटर कब बनते हैं? जब आप सप्लायर से उधार में माल को परचेस करते हो। तो यहां पर आप लिखेंगे क्रेडिट परचेस पर डे। तो कैसे निकालेंगे? टोटल परचेस डिवाइडेड बाय, इसको आप ऐसे लिख लें, टोटल क्रेडिट परचेस, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 365। देख लेंगे। तो ये मैंने कैलकुलेशन बना ली बेटा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की। अब मैं
अब मैं बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि आपको वर्किंग कैपिटल अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे बनानी है। आज की क्लास में सिर्फ हमने पीरियड कैलकुलेशन देखी है कि अलग अलग स्टेजेस पर पीरियड कितने अमाउंट कितने पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहता है, वो पीरियड कैलकुलेशन आज की क्लास में हमने समझी है। अब मैं अगली क्लास में आपको बात करूंगा कि अमाउंट कैलकुलेशन कैसे बनानी है, यानी टोटल वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। चलिए।